नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पन्नालाल पटेल की लिखी कहानी सुख दुख के साथी। अंधी को कोई पैसा दो, पैसा देना माई बाप। फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार रही थी। अरे माई बाप, कोई इस लूले लंगड़े पर दया करो मालिक। पास से दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज आई। कौन जाने नास पीटे कहाँ से आ धमकते हैं। जहां भी जाऊं पीछे पीछे लगे। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला जाता हूं, उस लंगड़े अपाहिज ने घिसटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है, कहने के बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत को मजाक लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या अपनी जड़ खुदवाने यहाँ पास आ घुसा था। नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बैठ जा। और फिर हंसते हंसते जोड़ा, और वैसे भी नोची हुई जड़ों की जड़ क्यों खोदती हो। इतने में राह चलते एक धार्मिक आदमी को देखकर अपना अन्नपूर्णा सा कटोरा बढ़ाते हुए बोल उठा, लंगड़े को कुछ देना माई बाप। अंधी को पैसा दो, पैसा देना माई बाप, देना। कहते हुए अंधी ने भी पलटकर कटोरा बढ़ाया। उस सेठ ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाली। खनखनाहट सुनते फिर वह औरत गिड़गिड़ाने लगी। सेठ को आगे बढ़ते देख लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को कुछ देते जाओ सेठ। सेठ को दया आई और फिर जेब से पाई निकालते निकालते पूछा, क्यों बे, तेरी औरत है क्या? हाँ हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। और वह औरत कुछ कहे उसके पहले कटोरे में कुछ बज उठा। शब्द जुबान पर ही रहे। उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। सेठ के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने अभी तक खड़ी उस औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। औरत बैठ गई और लंगड़े के घिसटने की आवाज आते ही बोली, तू भी बैठ, तू मेरे भाग से ले थोड़े ही लेगा। और फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो? तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। होली से मुस्कुराते हुए औरत बोली। और फिर उसने सेठ को जो कुछ कहा था वह याद आते मुंह फुलाते हुए जोड़ा, और हाँ देख, उस सेठ को कहा, ऐसा फिर कहा तो? अरे पगली, ऐसा कहा तो पाई मिली, उसमें तेरा क्या गया। औरत ने उसकी ओर सिर्फ चेहरा घुमाया। लंगड़े ने उसकी नास्ती पलकों पर से देखा कि उस अंधी आंखों में मोहिनी है। फिर उसने अपना काम शुरू किया। अंधी पर कोई दया करो माई बाप, दया करो माई बाप, पाई दो पाई। क्यों फालतू में मुंह दुखाती हो? कोई आता होगा तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जच गई, फिर भी आदतन बोल उठती थी, और जब वे लंगड़ा बोलता था तब वे दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी? तेरा कोई ठोर ठिकाना है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या, मैं जहां भी जाऊं। भिखारी के क्या ठोर ठिकाने। चलते चलते वह बोली। उत्तर की आशा थी पर व्यर्थ। लंगड़ा कुछ नहीं बोला। वह भी इन दिनों जिसे नया घर माना था उसकी ओर सरकने लगा। दूसरे दिन सूरज के आने से पहले लंगड़ा उस जगह आ बैठा और उस औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से वह औरत आती दिखाई दी। लंगड़ा दुगने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, कोई दया करो, इस लंगड़े को पाई दो पाई। वह औरत भी उससे कुछ दूर बैठी दयालुओं को गुहारती रही। धूप चढ़ी। ग्राहकों की आवाजाही कम होने पर लंगड़े ने औरत की ओर सरकते पूछा, कितने पैसे आए? एक आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए? औरत ने पूछा। मेरे तो 1 आने में भी 2 पाई कम है। इसी बीच लंगड़ा एकदम करीब आया। कुछ देर खामोशी छा गई। सुन, तेरा नाम क्या है? लंगड़े ने पूछा।
तुझे क्या काम? अपना नाम बता। मेरा नाम तो चमन है। और मेरा नाम जमनी, कहकर जमनी ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। जमनी के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत करके चमन ने कहा, जमनी के बदले चमनी नाम कर ले। मैं क्यों करूं, तू कर ले जमन। इतने में चमन ने 2-4 ग्राहक जैसे आते देख बोलना शुरू कर दिया। लंगड़े को कोई, अंधी को कोई। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने 2-2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा कर दिया। शाम होते फिर हिसाब किताब किया और जाने की तैयारी की। जाते जाते चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? मैं कैसे आऊं, कहीं भटक जाऊं तो? तू यहाँ आना, फिर अपन दोनों चलेंगे। अच्छा, कहकर जमनी ने कदम बढ़ाए। दोनों पर काल की कुल्हाड़ी बहुत नहीं चली थी, होंगे 28-30 के करीब। पर भूख की कुल्हाड़ी ने देह को छिन-बिन कर तोड़ मरोड़ दिया था। फिर दिन उगा और उसी रास्ते पर आकर लंगड़ा जमनी की राहत देखते बैठा रहा। कुछ देर बाद जमनी भी आ पहुंची। देख, मेरे पीछे पीछे चली आ, कहकर चमन घिसटने लगा। जिस रास्ते को काटने में रोज बहुत देर लगती, वह आज उससे जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उसे अपनी चाल पर काबू रखना पड़ा। राह में कहीं उतरने का या चढ़ने का आता तो चमन जमनी को आगाह करता, देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। और राह पार करते मोटर या तांगा दिखता तो बोल उठता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। और इस तरह दोनों ने निश्चित ठिकाने पर आकर देवी माता के आंगन में धूनी रमाई। माई बाप कोई। शाम होते ही दोनों जने उठे। आज उनमें गाड़ी कमाई का उत्साह था और उसमें भी जमनी में विशेष। वहीं जगह आने पर बताना है, जमनी ने कहा। बिजली के बल्ब अपना कलेजा जला जलाकर रास्तों को जगमगा रहे थे। चमन ने राह के आसपास गरजते अंधकार को देखकर जाना कि रात हो गई। जमनी ने माहौल को बोलता सुनकर जाना कि रात हो गई। जमनी के दिल में हल्का हल्का सा डर था, कहीं चमन उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। और सुबह जिस राह से गुजरी थी उसकी था लेने के लिए घड़ी घड़ी हाथ को दीवार की ओर बढ़ा तसल्ली कर लेती थी, वह दीवार आई या नहीं। यह लो, आ गई तेरी हद जमनी, तू हमेशा इस ओर से ही आती थी। हाँ हाँ, ठीक है यही। जमनी ने ठहर कर दीवार को उंगलियों से ही देखकर कहा और दिमाग में अपने रोज के रास्ते का नक्शा भी सोचती रही। और फिर इस देवी माता के मंदिर जाने का नक्शा बनाने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चमन की आवाज आई, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैंने एक अच्छा ठिकाना खोज निकाला है। वहां ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना पुलिस वालों का दखल। और जमनी को चुप देखकर दोबारा पूछा, चलती है क्या? फुटपाथ की एक दीवार से लगे पेड़ के 2 जबरदस्त तने, उनके बीच सो सके उतनी जगह, कुछ दूर पानी का नल। जमनी ने इस तरह अपने घर और मोहल्ले को याद किया और फिर रात भर अपने जागते होने की गवाही देते भोगते 2 कुत्तों को याद किया। उसे जाना नहीं भाया। नहीं, मेरी तो अच्छी जगह है। तो फिर तू अपनी जाने, हालांकि वैसे ये जगह अच्छी थी। चमन उदास होते बोला और फिर घिसटते हुए कहा, अच्छा तो जा। जमनी चमन की उदासी पहचान गई। उसे भी आज, जिसे दोनों पैरों से लंगड़ा माना था और आवाज से जिसकी कल्पना की थी, उस चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर अपनी राह पकड़ते जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगी? ऐसा क्यों बोलता है, मैंने तुझे कब गाली दी? चेहरे पर कृत्रिम रोष था। अच्छा चल, चमन ने हंसते हंसते कहा। और फिर पेड़ तले के अपने घर को कोई हड़प ना कर गया हो, उस चिंता में हाथ से चौकड़ी भरता वे सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों को बिस्तर का झंझट कम था। फिर तो रोज जमनी और चमन उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातचीत भी करते।
एक दिन जमनी पुकार रही थी, माई बाप कोई। इतने में कटोरे में कुछ बज उठा। जमनी ने हाथ छूकर देखा और पाई पैसे के बदले कंकड़ हाथ आने पर पास में बैठे चमन को मारते कहा, शैतान कहीं का, और उल्टी दिशा से चमन को खुलकर हंसता सुन बोली, अब आना मेरे पास। चमन तो हंस ही रहा था। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा था। शाम ढलने पर सिर्फ 4 पाई मिली थी। साड़ी के आंचल की तिजोरी में बंधे 4 आने में से खाना पड़ेगा, इस सोच में वह उदास थी। चमन को भी आज पैसा ही मिला था, पर उसे तो अपने पास साबुत पड़े 2 रुपए की गर्मी थी। चल अब बखत हो गया, जाना नहीं? चमन ने पूछा। बैठ ना, कोई दयालु आ जाए तो, जमनी बोली। चमन जमनी की उदासी का कारण समझ गया। इतने में जमनी के कानों ने जूते की आवाज सुनी, कोई अंधी को दो माई बाप, दो ना। कटोरे में कुछ पड़ता सुन, जीते रहो सेठ, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर चेहरे पर खुशी नाच उठी। जमनी, वंश आगे कैसे बढ़े जब बीवी हो ना, ऐसा बोल कि भगवान औरत दे, कहकर चमन हंसने लगा। जमनी समझ गई, वह जूते तो सीधे चले जाते सुने थे, हो ना हो वह करतूत चमन की है। यह सोच जमनी बोली, यह ले अपना पैसा। पैसा क्या करूं? मुझे तो औरत मिले ऐसी दुआ चाहिए। वह भी मिलेगी, ले। चमन की ओर पैसा लिए बड़ा हाथ यूं ही रख जमनी बोली, दान में दिया हुआ वापस नहीं लेते। है तुझे लेना ही होगा। एक शर्त पर लूंगा, जरा करीब खिसकते चमन ने कहा। धरती के आंगन में अंधकार गरज रहा था, पर दोनों में से किसी को भी सुध नहीं थी। क्या? जमनी ने उत्सुकता भरी आवाज से पूछा। तू आज मेरे घर मेहमान बन, चमन ने छाती पर हाथ रखकर कहा। जमनी सोच में पड़ी और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना। ऐसी जगह वहां नहीं होगी जमनी, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। इन कोव से कुछ दूर खुले में एक नीम है, वहां कोई नाम तक नहीं लेगा। और कुछ देर खामोश रहकर फिर आगे कहा, आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हों। ठहर जरा, कुछ पकौड़ियाँ ले लूं, तू यहाँ खड़ी रह। मैं तो यूं गया और यूं आया। हाथों से चौकड़ियाँ भरता चमन बोला और नज़दीक होटल में से सेर पकौड़ियाँ लेकर कंधे से लिपटे कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन आगे होता बोला। पीछे आवाज की लाठी से राह टटोलती जमनी चल दी। चमन का घर आ गया। धरती माँ ने जिसे आत्मा का अमृत पिलाकर पाला था, प्रकृति ने जिसे नन्ही हल्की पंखुड़ियों से ढका था, अनिल जिसे हमेशा हंसाता था, खिलाता था, और बीमारी जिससे तौबा करती थी, ऐसी नीम के नीचे उसका घर था। चारों ओर मैदान का खुला आंगन था। नीचे हमेशा बिछी रहती धूल की शैया पर फैलते चमन ने जमनी से कहा, बैठो। फिर पकौड़ियों की पुड़िया खोल दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों के स्वाद से कुछ जग उठी थी। उसने हाथ से टटोलते पूछा, अरे तू कुछ खा भी रहा है या नहीं? खा रहा हूं ना, चमन ने जमनी के हाथ को छूते हुए पकौड़ी उठाते कहा। उसे तो आज मानो जिंदगी भर की कामना पूरी हुई हो, ऐसा लग रहा था। कुछ देर बाद फिर जमनी बोली, चंट कहीं के, पकौड़ियाँ तो उतनी ही लग रही हैं। और नहीं खा रहा हूं ना। सुनकर चमन से पूछा, खा मेरी कसम। पर जब चमन कुछ नहीं बोला तब, ऐसे नहीं, चल आधे आधे बांट लें, कहकर दोनों हाथों से हिस्से कर अपनी पकौड़ियों पर एक हाथ रखकर खाने लगी। तूने तो कम ली, मुझे ज्यादा नहीं खाना है, जमनी ने कहा। खा पी कर निपटने के बाद चमन जमनी को कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों जने पानी पीकर लौटे और लेट कर देर रात तक बातें करते करते सो गए।
फिर तो जमनी और चमन साथ साथ मांगने जाते, साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। बारिश शुरू हो गई थी। चमन को मकान बदलने की जरूरत लगी। तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देख कर आता हूँ, कहकर चमन दोनों हाथों के बीच देह झुलाता निकला। देख, बहुत दूर मत जाना, थक जाएगा, और जल्दी वापस आना, जमनी ने कहा और फिर ग्राहकों से दया की याचना करने लगी। घर खोजकर चमन देर से लौटा और कुछ देर बाद आकाश का अग्निगोला क्षितिज के जबड़ों में जशे होने पर दोनों उठे। कुछ दूर जाने के बाद दूर से ढाबा देखकर चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, 2 पैसे मेरे पास हैं, अगर 1 आना दे तो दाल चावल ले आऊं? बहुत दिन हो गए, आज जी कर रहा है। साथ रहने के बाद दोनों की लक्ष्मी जमनी की साड़ी की गांठ में बंधी रहती। यह ले, मैं कहाँ ना करती है, पर लाएगा किसमें? एक दोना मैंने छिपा रखा है ढाबे के पास, गटर के छेद में। तू नहीं थी तब किसी किसी दिन वहां खाने जाता था। पर तू कैसे ला पाएगा? चल चल, मैं भी आती हूँ, जमनी बोली। ढाबे के पास जाकर चमन ने फुटपाथ के किनारे पानी जाने के लिए बने छेद में से दोना निकालकर एक लड़के से कहा, भाई 6 पैसे के दाल चावल देना जरा। कुछ देर बाद लड़का दाल चावल डालने आया। सब्जी नहीं लाए भाई साहब? चमन ने सिर्फ दाल चावल देख पूछा। लेना हो तो ले, वरना चलता बन। साली जात भिखारी की, और स्वाद के चटकारे तो देखो, गले पर बैठे सेठ ने कहा। चमन ने दोना बढ़ाया। अरे पैसे लिए? सेठ ने पूछा। लड़के ने पहले पैसे रखवाए और फिर दाल चावल दोने में डाल पैसे लेकर चल दिया। चमन जमनी की टूटी फूटी गाड़ी भी चल दी। बारिश की बूंदों से बचाने के लिए दोने पर पल्ला ढकती जमनी को चमन ने कहा, गिरने दे, दाल चावल बढ़ जाएगा, कहीं गिर विर जाएगी। एक दीवार पर नाक के फन की तरह झुके पेड़ के नीचे थमते चमन बोला, बैठ, देख यहाँ एक बूंद भी नहीं गिरती है। अच्छा ढूंढ निकाला है, एकदम सूखा है, जमनी ने बैठते हुए कहा। मैंने तो पिछले साल भी यहाँ बारिश काटी थी, चमन ने कहा और जमनी का कंधा हिलाते हुए जोड़ा। पर उस वक्त जमनी नहीं थी, रात मानो काटने दौड़ती थी। फिर दोनों जन बीच में कटोरा रख खाने लगे। तू दीवार की तरफ सो जा, जमनी ने फुटपाथ के किनारे की तरफ खिसकते हुए चमन से कहा। नहीं नहीं, उस ओर तू सो जा, चमन ने कहा। और इस तरह काफी झिकझिक के बाद जमनी दीवार की तरफ सोई, बगल में चमन सोया। इस तरह दिवाली के दिन आए। जमनी को पहले वाली रोज की जगह पर छोड़ चमन अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मंदिर में भटक कर सूखी लोगों की दया से पाई पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीद कर शाम को जमनी को डेरे पर ले जाकर उसके सामने रखता। तू खाना, जमनी कहती। मैंने तो खाया है, तू खा, कहकर चमन इनकार करता। ना, खाया है तो भी दोबारा खा, पर इस तरह अकेली मैं नहीं खाऊंगी। और इस तरह जब चमन को खाना ही पड़ता तब जमनी पलके नचाकर कहती, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत जाना। इस तरह भटकते भटकते तू कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे आ जाएगा। आग लगे इस खाने में, जीभ को तो स्वाद करवाओ उतने कम। बस यह 2 दिन, फिर कहाँ ऐसे 4-4 आने मिलेंगे और कहाँ ऐसा खाएंगे। ना मिले तो ना सही, थोड़ा मिलेगा तो सस्ता खाएंगे। दिवाली भी बीत गई। एक दिन रात में सर्दी बढ़ते देख चमन ने बगल में सोई जमनी से पूछा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपए और 1 अठन्नी बंदे हैं, कुछ और पाई है। क्यों, किस लिए पूछा? कल हाट में से एक ओढ़ना और लहंगा ले आऊं। फिर जमनी की देह पर नजर दौड़ाते हुए जोड़ा, देख तेरे कपड़े, इसमें से एक टुकड़ा भी साबुत ना निकले। तेरे भी कहाँ अच्छे हैं। और लेटे हुए चमन के शरीर पर हाथ फेरते, यह जैसे जैसे गांठ लगाकर तो टिकाया है। अरे मेरी बात तो और है। नहीं नहीं, अगर लाए तो दोनों के लिए लाना, वरना मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, चमनी ने कहा। बढ़ती सर्दी के दिन उगने से पहले जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे थे।
देवी शरीर में आई हो, ऐसे कांप रहे थे। मुंह गुहार रहा था, कोई दया करो सेठ, कोई दयालु दया करो सेठ। पर दयालु की शामत आई थी, जो ऐसे समय में जेब से हाथ बाहर निकाले। अखबार वाले तेज चाल से सर्दी को मात देते पुकार रहे थे। जगह जगह पर हिमवर्षा, पाले में फसल का सर्वनाश। आज तो कड़ाके की ठंड है जमनी, गुदड़ी लपेटी है, फिर भी कलेजा कांप रहा है। चमन ने बसते हुए दांत से बात कही, यहां मेरे पास सटकर बैठना। ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा होगा, वो भी ना देगा। चमन ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ, अब तो धूप निकल आई होगी। चमनी ने कहा और खुद लपेटी हुई करीब 4 सेर वजन की चिथड़ों की गुदड़ी निकाल कर बोली, ले ये गुदड़ी ले जा। अरे ना, तू रहने दे, वहां धूप में जाकर बैठता हूं, कहकर चमन सरकने लगा धीरे धीरे। आज उसके हाथ स्थिर नहीं रहते थे। दोपहर होने को आई, तब भी चमन की ठंड नहीं गई। जमनी को शक हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। कहते चमन के शरीर को हाथ लगाते बोल पड़ी, हाय राम, क्या ठंडवन लगा रखी है, शरीर तो बुखार में झुलस रहा है। वह तो ऐसे ही। जमनी का चेहरा जर्द होता देख चमन ने कहा, अरे ऐसे ही क्या, तेरा सिर, यह ले गुदड़ी और सो जा ओढ़कर। इस बार चमन इनकार न कर सका। इनकार करना उसे उचित न लगा और दोनों गुदड़ियां ओढ़कर दीवार से लगकर कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में जमनी ने 2-3 बार पानी वानी पीना है, सोडा ले आऊं आदि पूछा और रोज के समय से पहले चमन को लेकर डेरे पर आ गई। चमन के शरीर पर रोटियां सेक लो, उतना बुखार था। जमनी ने उसे दीवार से सटाकर लिटाया, दोनों गूदड़ियां ओढ़ाई और चमन के दूसरी तरफ खुद सारी रात जागती रहकर उसे गर्माहट देती रही। जमनी, बेला हो गई, तू जा। सुबह होने पर चमन ने कहा, तुझे ऐसे छोड़कर? जमनी ने कहा, तू जा जमनी, मैं तो यहीं लेटा रहूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होने का। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी? और तो और, तू तो कल से एकदम भूखी है, चल जा, कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती ढकेला। अगर बचे कुचे पैसे कपड़े गुदड़ी में खर्च नहीं कर डाले होते तो जमनी नहीं जाती। और पेट को कभी लाज शर्म होती है, और फिर उसके बैठे रहने से भी क्या, थोड़े ही कुछ दवा दारू या कुछ सेक वेक करना है। पर फिर भी वहां से हटने का उसका दिल नहीं था। आखिर में जब चमन ने बोलना बंद नहीं किया, तब, देख, सिर ढक के लेटे रहना, और पानी पीना पड़े तो कटोरे में तुम्हारे सिराने भरकर रखा है, कहकर जमनी उठी और रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने की नौकरी पर चढ़ गई। मन चमन में था और जुबान रोजमर्रा की राह पर चल रही थी। अंधी पर कोई दया करो माई बाप, अंधी पर कोई दया करो। पर मन किसी की चाल सुनने में या बातचीत के परख में नहीं था। कुछ देर हुई होगी, उतने में कान में आवाज आई, अंधी उठ इधर से। जमनी समझी नहीं कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दयालु माई बाप, पर यह वाक्य पूरा ना हो सका। साली मानती ही नहीं, उठ इधर से। एकदम करीब से आवाज आई। जमनी समझ गई कि पुलिस चाचा हैं। साहब अंधी हूं, भीख मांगकर पेट भरती है। क्यों, क्या हो? अबे उठ, जा दूसरी जगह पर बैठ। गवर्नर साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं? उठ वरना अभी लगाता हूं। जमनी उठी और अपने घर की ओर मुड़ी। इतने में फिर से वही आवाज आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ जा। साहब। सुनती नहीं और साफ साफ करती है। पुलिस चाचा भड़क गए और हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में घुमाते हुए बोले, चल जा, जा इधर से होकर जल्दी जा। जमनी को लाचार होकर उल्टी दिशा पकड़नी पड़ी। कुछ दूर गई होगी कि दूसरी आवाज आई, ए निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। अंधे पैर अनजान राहों पर आगे ही आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बार बार अलग अलग आवाज, पर वही वाक्य टकराते थे, अबे चल जल्दी निकल। तो फिर एक दूसरी आवाज, बेचारी अंधी है, कहाँ जाएगी।
ऐसी आवाज़ सुनकर हिया जुड़े ना जुड़े इतने में सुना, अरे मियाँ, गवर्नर साहब के आने का वक्त हो गया है। और फिर उसी से मुखातिब आवाज़, चल चल जल्दी चल। जमनी कहीं दुबक कर बैठने का विचार कर हाथ से दीवार टटोलने लगी। इतने में एक गली जैसा लगते जमनी सीधे अंदर चली तो वहां सुना, यहाँ कहाँ जा रही है, बाहर जा। लाचार होकर वापस टूटी हुई दीवार का छोर ढूंढ निकाला और चलने लगी। आवाज़ तो आ ही रही थी, चल चल जल्दी चल। जमनी को समझ में ना आया कि ये गवर्नर ऐसा कैसा आदमी होगा कि जगह जगह पर पुलिस चाचा खड़े हैं और वह खुद उनका क्या बिगाड़ लेगी। और फिर जैसे जैसे कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता गहरे में बैठ गई थी। उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा, क्यों कर। इतने में दीवार ने धोखा दे दिया। जमनी को विश्वास था कि धरती दगा नहीं देगी और अंदाजन वे सीधे चलने लगी। इतने में आवाज आई, वहां उधर दाएं हाथ पर गली में मुड़ जा। मोड़ आते गली में मुड़ गई और दूर तक गई तब तक आवाज आती रही, उधर मत बैठना और आगे जा। और इस तरह जमनी किसी गहरी और गहरी गुफा में जा रही हो उस तरह चलने लगी। कुछ देर कोई आवाज नहीं सुनाई देने पर छुटकारे की सांस लेकर बैठ गई और अपने जैसी चमन की स्थिति सोचकर आंसू बहाने लगी। अच्छा था कि देखने की राह बंद थी, आंसू बहाने की नहीं। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ देर बाद चमन को कोई राक्षसी हाथों से झंझोड़ता हुआ कहने लगा, अबे उठ, अबे उल्लू उठ, अभी तक सोता है। चमन ने आंख खोलकर देखा तो पुलिस चाचा के ही पैर झंझोड़ रहे थे। वे उठे ना उठे, इतने में तो दोबारा उनका पैर चला। अबे चल उठ, देखता क्या है, उठा ये सब। साहब बुखार आया है, यहाँ बैठने दे। अबे चल, बैठने वाले की जोरू, बुखार आया है तो जा अस्पताल, चल उठ जल्दी। चमन ने पुलिस चाचा की लातों का स्वाद कई बार खाया था। उसने जाने की तैयारी की। वह ठंड से कांप रहा था। बुखार की भट्टी रोम रोम में सुलग रही थी। हाथ के पंजे में तिनका उठाने की भी ताकत नहीं थी। संपत्ति के नाम पर गुदड़ी और कटोरा छोड़कर जाने का उसे मन ना हुआ, पर पुलिस चाचा उस शोभा को थोड़े ही रहने देते। चल हटा सब, कितनी देर कर दी, चल। चमन ने पीठ पर गुदड़ियां लादी और हे राम कहकर खिसकने लगा। उसने सोचा, चलो जमनी की तरफ जाऊं, कुछ दूर से बुलाकर कहूंगा। इतने में तो पुलिस चाचा बोले, ए उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में मुड़ जाना। चमन लौटा और चींटी की चाल से चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज़ धक्के दे रही थी, चल चल जल्दी निकल। आखिरी गली में मुड़ने पर एक पानी के नल लगे पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वे उसके पीछे छिप गया। हाफना इतना तेज था कि वह पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। अंग अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरे में डूबने लगी। जान जमनी में जाकर अटक गई। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। कुछ देर बाद ठंड कम हुई। दिल ने एक आध दो पछाड़े खाई, जमनी जमनी, और बुखार चेतना लेकर चंपत हो गया। दह लकड़ी जैसी होकर पड़ी रही। दिन काफी चढ़ाया होगा। ऐसे में जमनी ने जूते की आवाज करने वाले से पूछा, सेठ गवर्नर साहब गए? उस आदमी को जरा आश्चर्य हुआ, पर पूछने की फुर्सत ना थी। हाँ चले गए। जमनी फटाफट उठी और दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी, उसी रास्ते पर जहाँ से आई थी। ठिकाने पर आ पहुँचने पर उसके दिल ने चैन की सांस लेते कहा, अब कोई फिक्र नहीं, अब तो पहुँच जाऊंगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती घर की ओर बढ़ी। दिल बार बार शक कर रहा था, चमन वहाँ होगा या नहीं। मन ढांढस बंधा था, और कहाँ जाएगा होगा। ऐसे बुखार में तड़पते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह घर सोने का ठिकाना आ गया। जमनी ने बुलाया, चमन, ओ चमन, और हाथ द्वारा
10-10 हाथ धरती टटोलती, पर चमन डाली पर हो तब ना। उसने जोर से पुकारा, चमन, ओ चमन। जवाब ना मिलने पर दिल तड़प उठा। उसे आंखों का ना होना, जितना आज अखरा उतना शायद कभी नहीं अखरा। गले में कुछ फंस गया, आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर फिर गिर पड़ी। मुश्किल से उसने पुकारा, चमन, चमन। राह चलते 1-2 जनों ने आवाज सुनी। पागल लगती है, जमनी ने उससे पूछा। सेठ, सेठ यहाँ कहीं चमन को देखा? पैर से लंगड़ा है सेठ। चले जाते सेठ का उत्तर आया, नहीं नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने चलना जारी रखते हुए एकदम आंसू भरी आवाज से फिर पुकारा, चमन, चमन कहाँ गया? ए चमन। अरे क्यों कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने बैठे मुसलमान ने पूछा। तुमने उसे देखा कहीं? दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था, कौन जाने कहाँ। अरे हाँ, पास में 2 गुदड़ी थी ना, और एक तसला और दोनों पैर से लंगड़ा। हाँ हाँ सेठ, वही वही। वे कहाँ है सेठ? मुझे अंधी को। अरे उसे तो अभी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में डाल कर ले गए। थानेदार साहब भी गए थे। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। उस मुसलमान ने कहा। क्या क्या चमन मर गया? क्या ये सच्ची बात है सेठ? जमनी ढेर होती हुई फूटी आवाज से पूछ बैठी, और फिर पलकों के किनारे से वेग से बहते आंसुओं के साथ डूबती आवाज में, चमना, चमना तू मर गया, चमना। बोलते बोलते गिर पड़ी। मियाँ ने कंधे पर संतरे की टोकरी रखी। इस साली बला को मैंने क्यों कह दिया? मर जाएगी तो बला सिर पड़ेगी, न लेना न देना खामखा। और वह बड़बड़ाते चल दिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।